प्यारे देशवासियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। भारत की राजनीति के बारे में देश के सुचेत लोग गहराई से देख रहे हैं, समझने का यत्न कर रहे हैं और ठीक गलत का अपने हिसाब से फैसला कर रहे हैं। हम भी कभी कभी इस पर चिंतन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये संघ के लोग जिसको मोदी, जोगी और शाह या भागवत जैसे आदमी चला रहे हैं, हमारा मानना है कि ये कभी भी अब भारत में किसी जगह जीत नहीं सकते। जीतने की इनकी समर्था नहीं है। इसके बावजूद भी ये बार बार जीत रहे हैं। इसका पहला कारण जो लोग जानते हैं या मानते हैं वे है ईवीएम की गड़बड़ी। ईवीएम केवल राजनीतिक लोगों के हाथों में नहीं है। असल में ईवीएम को, इसकी गड़बड़ी को, इसकी हेराफेरी को प्रशासकीय लोग, जिसमें पुलिस भी शामिल है और प्रशासन भी शामिल है, ये लोग इसको मैनेज करते हैं। अभी तक पिछले दहाके में मोदी की सरकार ने नीचे से लेकर ऊपर अदालत तक और लोकतंत्र की संस्थाओं में हर जगह संघ के आदमी नियुक्त कर दिए लगते हैं। ये 1981-82 की बात है जब बामसेफ ने आरएसएस के बारे में देश को बताया और कम से कम 30-32 साल हमारे लोग पूरे देश में घूम घूम कर इस सच्चाई को बताते रहे कि देश को आरएसएस चलाती है। कोई दूसरा संगठन देश को नहीं चलाता। सरकारें बनती हैं और सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, इनको आरएसएस चलाती है। और जो सरकारें आरएसएस की, बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं होती, उसमें घुसपैठ करके उसको अंदर से
तबाह किया जाता है, ये भी आरएसएस का काम है। इस पर हमने लाखों केडर लिए लोगों ने, हमारे साथियों ने 30-32 साल में हजारों आदमी इस सच्चाई को बताते चले गए, मगर भारत ने कभी किसी की नहीं सुनी। भारत के लोगों ने कान खोलकर किसी की बात न सुनी और न मानी और न ध्यान दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक सांझ थी जिसका सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं कि गठजोड़, वो इंदिरा गांधी की ओर से और ये बीजेपी आरएसएस के आदमियों की ओर से ये 1984 में गठित हुआ। हम ये भी जानते थे और हमने लोगों को ये भी बताया कि भारत के कम्युनिस्ट जो 1925 में ही सीपीआई के तौर पर आगे आए, फिर सीपीएम बनी, ये लोग भी आरएसएस का वैसे ही व्यंग है जैसे कांग्रेस और बीजेपी। हमने कभी कम्युनिस्टों को इनसे अलग नहीं माना। इसका सबूत भी 1984 का वो हमला है जिसमें कम्युनिस्टों ने साथ दिया और दरबार साहब पर हमला हुआ। और लोगों को ये नहीं पता कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो कम्युनिस्ट जो थे वो बीजेपी के साथ थे, आरएसएस के साथ थे। क्योंकि मैंने कम्युनिस्टों में रहकर काफी काम किया तो मैं कभी अब कम्युनिस्टों पर भरोसा नहीं करता। खास करके 80, 81, 82 के बाद मैंने कम्युनिस्टों पर कभी भरोसा नहीं किया, बल्कि कम्युनिस्टों की सारी जो लाइन जैसी जैसी चली और जैसे जैसे इन लोगों ने इस देश के महान लोगों को छोड़कर बाहर के देशों का मुद्दा भारत के लोगों के दिमाग में डाला, ये बहुत गलत था और देश के इनकलाब के लिए खतरनाक था। तो ऐसे हालात, ये मैं नहीं कह रहा, केवल मैं नहीं कह रहा, ये तो बड़े बड़े कम्युनिस्ट कह रहे हैं। ये बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडर कह रहे हैं और मैं अपने कानों से सुनता हूं, आंखों से पढ़ता हूं। पूरे देश में ऐसे बड़े बड़े लीडर पैदा हो गए जिन लोगों ने इस बात को मान लिया। दिल्ली का एक बड़ा कॉमरेड जो
शायद प्रोफेसर भी है, उनका नाम मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक दिन चर्चा में अपनी में कहा कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो हम सोच रहे थे कि अब देश शांत हो जाएगा। जब अकाल तख्त पर हमला हुआ तो हम सोच रहे थे कि अब देश ठीक चलने लगेगा, मगर हम गलत थे। हम गलत सोच रहे थे, गड़बड़ कहीं और थी और हम इलाज कहीं और कर रहे थे। तो ये बात रवीश के साथ चल रही थी शायद। दक्षिण के, महाराष्ट्र के, केरला के, इधर के जो कम्युनिस्ट हैं, पंजाब के भी कुछ बड़े कम्युनिस्ट हैं, जो उन्होंने ऐसा लिखा और कहा। तो मेरा कहने का मतलब कि ये ब्राह्मणों की एक संगठित मंडली है जिसको कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट, सीपीआई, सीपीएम कहते हैं। और सीपीआई एमएल जो है, जिसके बहुत सारे आदमियों को मैं जानता हूं, उनका काम देखा है मैंने, और जो दूर जंगलों में भी काम करते हैं, एसटी क्षेत्र में काम करते हैं, मैं कह रहा था कि जो लोग जंगलों में, एसटी क्षेत्रों में काम करते हैं, उन लोगों के कारण भी बहुत बड़ा नुकसान हमारे लोगों का हुआ। हजारों हजारों लोग उनके कारण सरकारी गोली से मारे गए। जो अंदर से लड़ रहे हैं एसटी लोग, वो भी मर रहे हैं, और जो बाहर से सरकारी गोली मार रहे हैं वो भी एसटी के लोग हैं ज्यादा। तो दोनों आपस में मर रहे हैं। तो ये मेरा निर्णय था कि भारत के ब्राह्मणों की लॉबी ने हर जगह संगठन बनाया और देश के लोगों को मूर्ख बनाकर लूटा भी और कूटा भी, और उन पर राज भी किया। मंडल कमीशन के कारण जब ओबीसी में जागृति आई तो ओबीसी लोग हैं जो खास करके 75-76 के बाद ओबीसी लोग जागे और उनमें से नेता पैदा हुए। पहले शेड्यूल्ड कास्ट नेता थे, वो बाबा साहब के कारण, 1932 के वो फैसले के कारण, जो 1935 में उल्ट पुल्ट हुआ महात्मा गांधी के कारण, और उसने धोखा दिया हमारे समाज को। और वही एक तौर तरीका मंडल कमीशन के बाद आया कि ओबीसी में से बड़े नेता पैदा हुए, जैसे लोहिया जी है,
ये लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, ये बिहार और यूपी की भूमि से ओबीसी का आदमी पैदा हुआ और ये नेता बना। और तभी वामसेव की लहर चल रही थी। वामसेव की लहर ने भी इनको प्रभावित किया और एक दिन ये लोग यूपी और बिहार के जो यानी यूपी और बिहार की सरकार बनाकर आगे आए। और आज तक यूपी और बिहार में ओबीसी का, यही ओबीसी जो मंडल कमीशन से पैदा हुए, उन्हीं का दबदबा बना हुआ है। ओबीसी के समझने पर, पूरे देश में जागृत होने पर और शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग हैं, इनके वामसेव के माध्यम से जागृत होने के कारण पूरे देश में अब बहुजन की लहर चली। बहुजन की लहर जो है वो कंटिन्यू, लगातार, बिना रुके चलती आ रही है। भले ही इसकी लीडरशिप उतनी काबिल नहीं बन सकी, एक दो लोगों को छोड़कर, जितनी काबिलियत उनमें थी और वो उस काबिलियत के बल पर इस देश पर कब्जा कर सकते थे, वो उतनी काबिलियत पैदा करने में चूक गए। मैंने बहुत सोच समझ कर ये वाक्य बोले हैं कि जितनी काबिलियत बहुजन समाज के नेताओं में थी, उन्होंने उतनी काबिलियत का इस्तेमाल ना करके इधर उधर भटक कर अपनी वो जो ताकत थी उसको कमजोर बनाया। और वो इतनी कमजोर बनी कि 40 वर्ष से हम बाबा साहब जैसा कोई नेता पैदा नहीं कर सके। आज वामसेव ने कुछ लोग पैदा किए हैं, वो लंबे समय की पारी खेल रहे हैं, लंबे समय की लड़ाई लड़ रहे हैं, दम रखकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर जब मुझे लगता है कि जब वो लड़ाई को जीतने के काबिल होंगे तो उस समय तक ये ब्राह्मणवादी लोग उनके सारे रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर देंगे। ऐसा संभव है। मगर रुकावट नहीं होगी तो लड़ाई कैसे होगी? ये तो युद्ध होता है, सामाजिक युद्ध है ये। एक ऐसा युद्ध जिसको लड़ना ही होगा, भले वो विचारों के आधार पर लड़ा जाए। आज तक जैसे विचारों के आधार पर
1848 के बाद इस युद्ध को हमारे बुजुर्गों ने विचारों के आधार पर लड़ा और बहुत कुछ जीता। आज भी हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जीत पाए, मगर राजनीति विचारधारा के युद्ध को प्रभावित करती आ रही है, ये भी मानना पड़ेगा। जैसे अभी अभी पूरा देश ये मानता था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम खुद ऐसी उम्मीद करके चल रहे थे, और ये सच्चाई पहले भी थी, अब भी है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मगर उनको इतनी भारी गड़बड़ करके संघी लोगों ने कुछ सीटों पर हरा दिया। अभी सरकार किसकी बनेगी अभी तो पता नहीं। अभी ये मेला चल रहा है, मगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन, मौके के पुलिस ऑफिसर, प्रशासक ऑफिसर, यहां तक के न्यायाधीश लोग जो हैं, उनमें से 80% लोग जो हैं वो बहुजन के खिलाफ है। आबादी उनकी 15% है, मगर वो 80-85% बहुजन के खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी ही नियुक्ति है ऊपर तक। वो एक वर्ग के लोग हैं, एक जाति के लोग नहीं है, एक वर्ग के लोग हैं जिनको ब्राह्मण कमांड करता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे वो हाई कोर्ट में है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन में है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन जो सरकारी लोकतंत्र के उनमें है, चाहे प्रशासक हैं, चाहे शासक हैं, कोई भी है, उन लोगों को ब्राह्मण कमांड करता है। और ब्राह्मण की गिनती 3% है। 3% ब्राह्मण बाकी जातियों को कमांड करता है, और उनकी कमांड में आरएसएस काम करती है, और आरएसएस का जाल बिछा हुआ है, जिसके मुकाबले में बहुजन के लोगों ने अभी तक कोई संगठन खड़ा नहीं किया। कांशीराम के बाद बहुजन का कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना है। अगर वामसेव के संगठन बने हैं, जिनको 3-4 गिनती में माना जा सकता है, तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को चीटिंग करते हैं। वो या तो चीटिंग करते हैं या फिर एक दूसरे से अलग रहकर आनंद लेते हैं। उनको आनंद आता है इस बात में कि वो कमांड करते हैं। तो ये भी एक संगठित
समूह नहीं है। मैंने 2 साल पूरी कोशिश की इनके साथ रहकर, मिलकर ये बताने की या बनाने की कि हमको कम से कम संगठित समूह बन जाना चाहिए, एक फेडरेशन के तौर पर काम कर लेना चाहिए। अगर हम अलग अलग भी काम करना पसंद करते हैं तो एक फेडरेशन के तौर पर काम कर सकते हैं। जैसे भारत जो है एक यूनियन है, इसके बहुत सारे स्टेट हैं, मगर ये केंद्र के नीचे सभी लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। ऐसे फेडरेशन बनाई जा सकती है। यहां तक मायावती का सवाल है तो मैं बार बार उस पर नहीं बोलना चाहता। उसने साबित कर दिया है कि वो बहुजन की नेता नहीं है, ये उसने साबित कर दिया। उस पर चर्चा करना मेरे ख्याल में मूर्खता भरा काम है। बार बार चर्चा करना उस पर, यह मूर्खता का काम है। वो क्या है क्या नहीं है अब बहुत स्पष्ट है उसके बारे में। और दूसरी तरफ अखिलेश और तेजस्वी, और तीसरे कभी कभी मुझे लगता है अवैसी, ससुद्दीन ओवैसी, ये कुछ ऐसे लोग निकले हैं समाज से, बहुजन समाज से, बहुजन समाज के संघर्ष से। इन लोगों से कोई उम्मीद रखी जा सकती है। मुझे लगता है कि खास करके बिहार और यूपी में तेजस्वी और अखिलेश बहुत बड़े नेता साबित हो सकते हैं। ये कौमी नेता तो नहीं बन सकते। लालू प्रसाद कौमी नेता है, शरद यादव कौमी नेता है, कांग्रेस में भी दलित पछड़े कौमी नेता थे, मगर कांग्रेस ने उनको कभी उठने नहीं दिया। कांग्रेस की समस्या क्या है, सोनिया की क्या समस्या है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, सोनिया, राहुल, प्रियंका, इसके आगे वो काम नहीं करते। या तो वो, नहीं तो कोई नहीं। ये मूल कारण है कि वो आज तक उठ नहीं सके। वो गिरे हैं, उठे नहीं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में किसी को बाहर निकाला जा सकता है, किसी को ऊपर नीचे किया जा सकता है, मगर वो सोनिया, राहुल, प्रियंका ऐसी सोच से बंधे हुए नहीं हैं। और जहां तक बिहार और यूपी का सवाल है तो वहां परिवारवाद ज्यादा भारू लगता है। लालू प्रसाद का बेटा आ गया, और मुझे इस बात की तो खुशी है कि लालू प्रसाद जैसा ताकतवर आदमी, उसका बच्चा तेजस्वी यादव अब बहुजन के लोगों का भी नेता है। अखिलेश यादव को
अखिलेश यादव कोई इतना बड़ा नेता नहीं था, मगर एक ठाकर ने सरकारी आवास को धोकर उसको ये जता के कि वो अछूत लोग हैं, उसको नेता बना दिया। ये मेरे लिए ये खुशी की बात है। अगर वो सीएम हाउस ना धोता तो वही राज चलता रहता, तो कम से कम अखिलेश कभी नेता ना बनता। मगर आज अखिलेश यादव बहुजनों का नेता है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में अभी काफी दिन बाकी पड़े हैं। क्या हो क्या नहीं होगा ये तो देखा जाएगा। मगर एक समस्या जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी लोग हैं, उनकी एक बड़ी समस्या क्या है कि वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अभी मैंने देखा कि तेजस्वी जब लड़ रहे थे तो अकेले लड़ रहे थे, ना तो ममता बनर्जी उनके साथ थी, ना अखिलेश उनके साथ था, ना उद्धव ठाकरे उनके साथ था, ना वो मध्य प्रदेश वाला कमलनाथ उनके साथ था। न पछड़ी जाति का गहलोत माली, ये गहलोत होते हैं जो, ये माली होते हैं, माली। जैसे ज्योतिराव फूले थे वैसे ये माली होते हैं ना, भी ये उनके साथ था। जब ममता बनर्जी की बंगाल की चुनाव आएगी तो शायद उनके साथ कोई नहीं होगा। जब अखिलेश लड़ रहा होगा तो भी अकेला लड़ रहा होगा। तो ये बहुजन समाज के इन नेताओं की समस्या क्या है कि ये एक दूसरे का साथ देना पसंद नहीं करते। इनके अंदर जैसे कोई जहर भरा हुआ है। इनको समाज का हित नहीं है। समाज का हित ना होना इसका मतलब है उनको अपना भी हित कमजोर है था उनका। वो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए वो कौमी नेता नहीं बनते। उनकी सोच में कौमी नेता बनने की इच्छा हमने नहीं देखी कभी। हम पिछले 40 साल से राजनीति को देख रहे हैं, देश की को। हमारे लोगों में कभी कौमी नेता बनने की इच्छा नहीं जागी। तो हर आदमी सोचता है कि दूसरा आदमी बन जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो हमारे कारण बन जाएगा, तो वो कौमी नेता बन जाएगा। ये सोच बहुजन के लोगों की, ये सोच बहुत गलत किस्म की सोच है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी को, आरएसएस को कब साथ देगी, ये भरोसा नहीं किया जा सकता।
मैं कभी कभी सोचता हूं कि कांग्रेस में अपने में बहुत आला नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मगर वहां की धारणा सोनिया राहुल प्रियंका, सोनिया राहुल प्रियंका, इसी ने कांग्रेस को मार दिया। ऐसा कहीं भी होगा तो एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब बहुजन समाज के, ओबीसी के, SC ST के नेताओं का और उनके साथ जो बहुत बढ़िया नेता दूसरे भी हैं, उन सभी को ये सोचना चाहिए कि एक फेडरेशन के तौर पर काम करें। अब वैसी इतने समझदार और इतने सियाने आदमी हैं, बुद्धिमान हैं, कि ये छोटी छोटी बातें समझना उनके लिए कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं है। पूरे देश के बड़े बड़े जो एंकर हैं वो ओवैसी के सामने बैठे जीरो हो जाते हैं। वो इतना तकड़ा बुद्धिमान आदमी है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने हाथ खड़े कर देते हैं। तो आज उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि बाकी सब को छोड़कर वो तेजस्वी को खुला समर्थन दें। ऐसा हो सकता है उनके बीच बहुत बड़ी खाई हो, मगर ये खाई लेकर इसी को उठाए चलते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो मैं आज की देश की राजनीति के बारे में जितना कि जानता हूं उसके बारे में मैंने थोड़ी चर्चा की है। मैं ठीक हूं गलत हूं ये मैं नहीं सोचता, मैंने अपने दिल की बात कही है कि मेरे दिल में आज की राजनीति के बारे में कौन कौन से ख्याल उभरते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि बहुजन के लोगों को एक दूसरे के साथ, खास करके उन लोगों को जो खड़े रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते रहे हैं, और जिनको लगता है, जो जानते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ खड़े होना यही बड़ी बात है, अलग अलग खड़े होना ये उनके हित की बात नहीं है। तो मैं इतनी बात कहते हुए यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा।